नमस्कार बच्चों, मैं अलका जैन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से सत्र 2020-21 में प्रवेशित नए विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, कॉलेज में आने का एक अलग ही मन में उमंग होती है, किंतु किसी कारण से, जिसे हम कहें कोरोना महामारी के कारण, आप लोगों को इस ई लेक्चर के माध्यम से हमें अध्ययन कराना पड़ रहा है। बच्चों, इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अलका जैन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हमने देखा कि हम जो है अब एक नए तरीके से अध्ययन अध्यापन करने जा रहे हैं। पढ़ने से पूर्व हमें जान लेना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। हिंदी साहित्य के उन सभी विद्यार्थियों को मैं पाठ्यक्रम के बारे में बता देना चाहती हूँ कि आपको अपने प्रथम वर्ष में इस विषय में क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, आपके हिंदी साहित्य में 2 प्रश्न पत्र निर्धारित हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो काव्य से संबंधित है, कवियों से संबंधित है, और दूसरा प्रश्न पत्र आपका जो है भाषा साहित्य और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। जिस प्रथम प्रश्न पत्र में हम प्राचीन कवियों के बारे में पढ़ेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम भाषा साहित्य के उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का विकास और इतिहास आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आदिकाल जो है, हालांकि आप अपने जो जितने भी हिंदी के स्कूल में छात्र रहे हैं वह जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सर्व प्रचलित जो था काल आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी दिया, उसका जो समय था वो निर्धारित था 1050 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा जो हमारा भाग है वो है भक्तिकाल का, जो संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक रहा। इसी तरह रीतिकाल जो है वो 1700 से 1900 तक रहा। आधुनिक काल की बात करें तो वो 1900 से लेकर अब तक जो है निरंतर जो है प्रचलित है, अभी तक भी चल रहा है। जिनके नए नए नाम हैं जिसको हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बाद: छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, अकविता इत्यादि कई नामों से जो है बाद में कुछ कुछ समय के लिए उन्हें नाम दिए गए। बच्चों, चूँकि हम प्राचीन काल पढ़ेंगे हमारे प्रथम वर्ष में, जिसे आदिकाल भी कहेंगे, तो हमें उस विषय में ज़रूर जान लेना चाहिए। बच्चों, मानव संस्कृति की परंपरा रही है कि वह किसी भी साहित्यकार की कृति जब पढ़ते हैं तो उस समय के शाश्वत मूल्य और सत्य को भी ग्रहण करते हैं। उस समय के सामाजिक रीति रिवाज, प्रभाव, धर्म, अर्थ, राजनीति, ये सब जो हैं उस समय उस काल के साहित्य को प्रभावित करती रही हैं, और जिसका प्रभाव हमें उस समय के काल की जितने भी साहित्य में उसमें हमें दिखाई देता है।
और उस आधार पर हम उनकी नई नई प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। किसी भी विषय वस्तु का, चाहे वो बौद्धिक हो चाहे वो वैज्ञानिक, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम उनके काल्पनिक पक्ष का, खंडों का, वर्गों का, तत्वों का, सबको उस आधार पर विभक्त करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अवयव जो हैं वो समुचित रूप से ग्रहण किए जा सकें। बच्चों, जिस समय हिंदी साहित्य के इतिहास के काल का और नाम का विभाजन किया गया, उससे पूर्व हमारे इतिहासकारों ने, रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने, जिसमें हम नाम रामचंद्र शुक्ल जी का सर्वोपरि लें, डॉक्टर ग्यरसन लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, ऐसे हमारे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने काल विशेष की साहित्य को अलग अलग खंडों में विभाजित कर और उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उसको एक निश्चित काल सीमा में बांधा था। ये काल विभाजन और नामकरण करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण आधार बनाए गए थे। वो आधार क्या थे, पहले हमें उस बात को जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए। बच्चों, जिस समय इस काल विभाजन को निर्धारित किया जा रहा था तो सबसे पहले उसे नाम दिया गया ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार नामांकरण। और वो नाम क्या थे? वो थे आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांतिकाल और आधुनिक काल। यानी आदिकाल यानी प्रारंभ काल, मध्यकाल जो कि बाद में भक्ति काल और रीतिकाल के नाम से चर्चित हुआ, संक्रांति काल जो आधुनिक काल के विकसित होने से पूर्व जो एक संघर्ष रहा और एक निश्चित सीमा में बंधा। इसी तरह शासक और शासन काल के आधार पर हम देखें तो एलिजाबेथ युग कहा गया, विक्टोरिया युग कहा गया और मराठा युग कहा गया, क्योंकि उस समय इन शासकों का काल था। एक तीसरा आधार जो बनाया गया वो था, जो लोक नायक थे जिनका प्रभाव उस समय के साहित्य पर पड़ रहा था, वो थे चैतन्य काल जो कि बांग्ला साहित्य में रहे, और गांधी युग जो कि गुजरात क्षेत्र से रहे। चौथा आधार था कि किसी भी जो साहित्य के नेता थे और रचनाकार थे जिनका प्रभाव जो है उस काल विशेष के साहित्यकारों पर और रचनाओं पर पड़ा, उस आधार पर भी जो है इनका नामांकन और समय सीमा निर्धारित की गई, जिसमें नाम आता है रविंद्र युग जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से हुआ, भारतेंदु युग जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से निर्धारित हुआ, और द्विवेदी युग जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। इसी प्रकार बहुत सी घटनाएं और आंदोलन उस काल में हुए, उनके आधार पर भी जो है इन समय के साहित्य को जो है नामांकन किया गया, जिसमें है भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल और स्वातंत्रोत्तर काल। और जो छठा आधार था वो था कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर उन्हें नाम दिया गया, जिसमें हम कहें रोमानी युग, रीति युग, छायावाद युग और प्रयोगवादी युग। बच्चों, ये काल विभाजन भले ही उन्होंने कुछ आधार बनाकर निश्चित किए, लेकिन सर्व स्वीकृति जो है इस श्रेणी को नहीं मिली, जिसमें समन्वित रूप से जो डॉक्टर नगेंद्र ने एक इतिहास ग्रंथ के लिए पूर्व पीठिका के लिए कई बातें कहीं, जिसमें मुख्य थी 3 बातें जिन्होंने इतिहास के कालक्रम को और उसके नामांकन को एक जो है आधार देने में पूरी तरह से मदद की। वो बातें थीं
कि काल विभाजन जो है वो साहित्यिक प्रवृत्तियों को उस समय की और उनके रीति आदर्शों के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कही कि युगों का जो नामांकन है वो उस समय की मूल साहित्य चेतना है, उसके आधार पर और उस समय के राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो आंदोलन हैं, ये जो घटनाएं घटी हैं, उनके आधार पर जो है इनका नामांकन करना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि युगों का जो भी सीमांकन हो वो मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और उसके समाप्त होने तक, यानी उस समय जो भी समस्याएं या जो भी प्रवृत्तियां जो है समाज में और राष्ट्र में थी, उन सारों को एक जगह निर्धारित करते हुए और जहाँ वो समाप्त हुई, जहाँ उस काल में परिवर्तन आया, नए स्वर और नई चेतना का उदय हुआ, उससे पूर्व तक उस समय सीमा को बांध दिया जाए। इस तरह जो है इसकी उत्तर सीमा को जो है निश्चित किया गया। लेकिन बच्चों अभी तक भी इस बात को लेकर आपस में साहित्यकारों के बीच में विवाद चल रहे थे। कोई भी एक निश्चित जो है स्थिति तक नहीं पहुंचा था। तभी गियर्सन ने जो है अपने आधार पर काल का विभाजन किया और जिसको 11 भागों में उन्होंने विभाजित किया। उन्होंने जो 11 भाग बनाए वो था, पहला चारण काल, दूसरा था 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल, तीसरा था मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता काल, चौथा था ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा था तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के प्रवृत्ति काव्य कवि, 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और अंतिम था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह इस सारी स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर जो है अलग अलग इनका नामांकन किया गया। इस दृष्टि से भी जो है सभी साहित्यकारों ने कोई ना कोई जो है कमजोरी और कमियां कहना चाहिए रख दी थी, और इसके लिए वो पूरी तरह सहमत नहीं हुए थे। लेकिन उस काल विभाजन में एक आधार के रूप में जरूर उनको मदद मिली थी। अब हम बात करेंगे कि गियर्सन के बाद जो 1913 में मिश्र बंधु विनोद जो है वो मिश्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित हुआ। उन्होंने ग्रंथों को जो है 4 भागों में विभाजित किया और उनमें लगभग 5000 लेखकों का भी परिचय दिया, और उस आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को, उसके नामांकन को जो है इस आधार पर नाम दिया। मैं बताती हूँ। जैसे उन्होंने कहा पूर्व आरंभिक काल, सबसे पहले उन्होंने माना कि यह काल जो है 600 से 1343 विक्रम संवत तक माना गया। उसके बाद उत्तरा आरंभिक काल जो कि 1344 से 1444 ईस्वी तक माना गया। फिर तीसरे काल को उन्होंने नाम दिया पूर्व माध्यमिक काल, जिसका नामांकन हुआ 1445 से 1540 ईस्वी तक। फिर जो नामांकन हुआ वो हुआ प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका जो समय काल था वो था 1561 से 1680 तक। फिर था पूर्वालंकृत काल जो 1681 से 1790 तक निश्चित किया गया। आगे था उत्तरालंकृत काल जो कि 1791 से 1879 तक, परिवर्तन काल जो 1890 से 1925 तक, वर्तमान काल जो कि 1926 से अब तक। तो बच्चों इस तरह मिश्र बंधु ने
गियर्सन के तरीकों को जो है नाम आधार बनाते हुए उन्होंने उस विभाजन को जो है इस तरह विभाजित किया, और तभी जो है अन्य कवि भी या अन्य साहित्यकार भी अपने अपने तरीके से काल का विभाजन करने लगे। तो इस आधार पर हम बात करेंगे आगे कि किस तरह अन्य कवि जो हुए हैं, जो बहुत चर्चित रहे, और साथ ही उनके नामांकन को भी सर्वसम्मति से सभी रचनाकारों और साहित्यकारों ने काल प्रवृत्तियाँ और काल सीमा को ध्यान में रखते हुए उनका विभाजन किया और उसे स्वीकार किया। आगे हम बात करेंगे अगले कालांश में। आज यहीं तक। धन्यवाद।